उस टेस्ट के अंदर बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस थी, सेंचुरी की। तो अभी एक मिनट है, कुछ और बस अभी नहीं। तो मैंने अपनी वालदा को कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेटर बनना चाहता हूं, 9 साल की उम्र का था। तो जितने भी मेरे रिश्तेदार थे जिन्होंने मेरे कजन्स को देखा हुआ था क्रिकेट खेलते हुए, वो मेरे से बड़े थे, वो सब मुझे कहते थे कि उनमें तुम्हारे से बहुत ज्यादा टैलेंट था, तुम टेस्ट क्रिकेटर नहीं बन सकते। तो सारा वक्त मैं ये सुनता गया कि तुम्हारा टेस्ट क्रिकेटर बनना यानी पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलना नामुमकिन है। फिर खैर मैं बन गया टेस्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान कामयाब जवान कन्वेंशन 2021 से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस्मान डार को कामयाब जवान कन्वेंशन पर मुबारकबाद देता हूं। उस्मान डार इस प्रोग्राम के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सुने, जरा गौर से सुने, क्योंकि ये देखें, ये मैं आपको बातें कह रहा हूं, ये आपके लिए आने वाले आपके मुस्तकबिल में बहुत काम आएंगी। तो इसलिए जरा गौर से सुने, क्योंकि आपने इंशाल्लाह बड़े काम करने हैं, आप सब ने बड़े काम करने हैं। तो जब टीम इंग्लैंड में वो था, तो अखबार में आया इमरान कांट, इमरान खान नहीं, इमरान कांट यानी क्रिकेट नहीं खेल सकता। उसके बाद 4 साल लगे वापस, बड़ी मेहनत की, पढ़ाई भी कर रहा था, मेहनत करके फिर से क्रिकेट टीम में वापस आया और फिर मेहनत की, गलतियों से सीखा, कामयाबी मिली। फिर बड़े बड़े गोल्स किए कि पहले पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर बनना चाहता था, फिर दुनिया का, फिर कैप्टन बना, फिर पाकिस्तान टीम को दुनिया की टॉप टीम करना चाहता था। ये सब लेकिन हर जगह, सुने, हर जगह मुझे यह कहा गया कि यह नामुमकिन है। हर जगह पहले मुझे कहा तुम तेज बॉलर नहीं बन सकते, फिर तुम कैप्टन नहीं बन सकते। हर जगह दुनिया कहती रही कि ये चीजें नामुमकिन है। फिर जब हॉस्पिटल बनाने लगा, अखबार में मजमून निकले कि ये कौम से पैसा इकट्ठा करे, पैसा जाया हो जाएगा, हॉस्पिटल नहीं बनेगा। फिर कहा गरीबों का मुफ्त इलाज नहीं होगा। ये सब मुझे सुननी पड़ी अपनी जिंदगी में चीजें। फिर जब नमल यूनिवर्सिटी बनाने गया, कहा देहात के अंदर प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी नहीं बना सकता, कि देहात के अंदर प्राइवेट सेक्टर इसलिए नहीं क्योंकि फैकल्टी नहीं जाएगी, प्रोफेसर्स नहीं जाएंगे वहां, इसलिए वो फेल हो जाएगी। फिर जब पॉलिटिक्स में आया तो 14 साल मेरा मजाक उड़ा। 14 साल थोड़ा वक्त नहीं है, 14 साल। बड़े बड़े तजिया नगार मजाक उड़ाते रहे कि ये जी समझता है क्रिकेट है, ये सब कुछ। कहा कि दो सुन ले, ये आपके लिए काम की बातें करने लगा हूं। कहता दो पार्टी सिस्टम में तीसरी पार्टी आ ही नहीं सकती। और फिर जब वो पार्टी आ गई तो फिर 3 साल से सुन रहा हूं कि तुम फेल हो जाओगे। ये मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं और इंशाअल्लाह आप ये अपनी नजरों से देखेंगे कि पाकिस्तान को एक अजीम तरीन कौम बनते हुए। ये मेरी नौजवानों, ये मेरी आखिरी एम्बिशन है जिंदगी की। हर चीज में लोगों ने कहा नामुमकिन है, अल्लाह ने कामयाबी दी। इसलिए कामयाबी दी कि जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई है, उसने एक असूल कई बनाए हुए हैं कि जिसने भी कामयाब दुनिया में होना है, कोई भी इंसान आज तक मेहनत किए बगैर कामयाब नहीं हुआ। कोई इंसान शॉर्टकट लेके कोई उसने आज तक दुनिया में बड़ा काम नहीं किया। और कामयाबी का राज क्या है?
कामयाब नौजवानों, खास तौर पे आपके लिए फिर से गौर से सुने, कामयाबी का राज सबसे बड़ा यह है, बड़ी सोच रखना। जितनी बड़ी ख्वाब आपकी होगी, उतना ही बड़ा इंसान बनेगा। अल्लाह ने इंसान को इतनी ताकत दी है कि जब अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि आदम के सामने झुको, तो शैतान ने कहा कि मैं तो आग का बना हुआ, मैं क्यों इसके साथ, ये तो मिट्टी का बना हुआ है। तो अल्लाह ने शैतान को क्या कहा कि तुम्हें भी नहीं पता कि मैंने इस इंसान को कितनी ताकत दी है। तो नौजवानों, लोग अपनी जिंदगी गुजार जाते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि अल्लाह ने उनको कितनी ताकत दी है। जितना आप अपने आप को आजमाओगे, जितना आप चैलेंजेस के सामने खड़े होगे, उतना आप बड़े इंसान बनते जाओगे। कामयाब वो नहीं होता जो सबसे टैलेंटेड होता है, ज़हीन होता है, अच्छी तालीम मिलने वाला कामयाब नहीं होता। कामयाब वो होता है जो बड़ी सोच, बड़ी ख्वाब रखता है और उसके बाद हार नहीं मानता। जितनी आप ऊपर सोच रखेंगे, याद रखें, उतनी ज्यादा मायूसियां जिंदगी में आएंगी आपके सामने। और इंसान के कैरेक्टर की पहचान बुरे वक्त में होती है। मुश्किल वक्त में पता चलता है कि इंसान का कितना कैरेक्टर है। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं तुम्हारे ईमान को बार बार मुश्किलों से आजमाऊंगा। क्यों वो अल्लाह हमें मुश्किलें देता है? हमारी बेहतरी के लिए। जब एक इंसान के सामने मुश्किल आती है, उसके सामने खड़ा होता है, बुरे वक्त को बर्दाश्त करता है, अपना जायजा लेता है कि क्या वक्त, क्या गलतियां की मैंने, गलतियों को ठीक करता है, मेहनत करके इंसान और मजबूत हो जाता है और ऊपर चला जाता है। और यह है साइकिल जिंदगी का। असल में नौजवानों, ये मेरी, अब सब ने ये बात समझनी है, कभी आपको हार हराती नहीं है। जब आप हार से, बुरे वक्त से हार मान जाते हैं, तब आप हारते हैं। जब तक आप हार नहीं मानते, सेल्फ एनालिसिस करते हैं। अच्छा, अभी वो शिफा ने कहा कि अंग्रेजी, मैं सिर्फ अंग्रेजी का पहले क्लियर कर दूं कि देखें, मैं ये कहता हूं कि फंक्शन में सारे पाकिस्तानी बैठे होते हैं, टीवी पे जा रहा होती है फंक्शन, और हम अंग्रेजी में बोल रहे होते हैं। कभी सुना है कि इंग्लैंड के अंदर कोई फंक्शन हो रही है और वो उर्दू में शुरू हो जाए बोलना? कोई कभी सुना है? चाइनीज बैठे होते हैं, हमारे यहां चाइनीज बैठे होते हैं, उनको अंग्रेजी आती भी है तो चाइनीज में बात करते हैं। लेकिन हम हर जगह जाके, दो अंग्रेज बैठा हो या कोई फॉरेनर बैठा हो, हम अंग्रेजी में शुरू हो जाते हैं, और हमारे टीवी पे लोग अंग्रेजी समझते नहीं है। तो मैं इसलिए कहता हूं। अच्छा, अब मैं फिर वापस आता हूं। देखें, क्योंकि आपके हाथ में इस मुल्क का मुस्तकबिल है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो मौका मिला है आपको, ये जो आपको स्किल डेवलपमेंट, हुनर सीखने का मौका मिला है, आपको कर्जे मिले हैं जिससे आप कारोबार शुरू कर सकते हैं, ये आपको मौका मिला है कि आप जिंदगी में वो काम कर सकें जो एक मुल्क को भी तब्दील कर दे, आपकी भी जिंदगी बेहतर कर दे। लेकिन कामयाबी तब होगी जब आप इस मौके का फायदा उठाएंगे और मेहनत करेंगे, बुरे वक्त से सीखेंगे। हम पाकिस्तान को, हमें यह पता है कि बड़ा मुश्किल वक्त है हमारे पे। मुश्किल वक्त क्यों है? दुनिया पे मुश्किल वक्त आया हुआ है। मुश्किल वक्त क्यों आया है? कोरोना की वजह से। सदियों में
एक दफा इतना बड़ा सुन ले, बाद में नारे मारना। ये मेरी जरा गौर से बात सुने। कोरोना वायरस सदी में एक दफा इस तरह का एक दुनिया में बुरहान आता है। सारी दुनिया में मुश्किल आई हुई है क्योंकि लॉकडाउन कर दिए। लॉकडाउन की वजह से कारोबार खत्म हो गया, सब कुछ रुक गया, सप्लाई लाइंस वो रुक गई, चीजें गायब हो गई, चीजों की कीमत ऊपर चली गई, तेल दुगना, कोयला दुगना, गैस दुगनी से भी ज्यादा। तो ये सारी दुनिया का मसला इस वक्त। उसके लिए मैं फिर आपको कहता हूं कि हम ये प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। एक तो कामयाब जवान तो आपके सामने आज, लेकिन कामयाब पाकिस्तान जो भी शौकत तरीन ने बताया, सूद के बगैर कर्जे 40 लाख खानदानों को, उनको हुनर सिखाना, सूद के बगैर घर के लिए कर्जे, यानी घर बनाने के लिए पहली दफा पाकिस्तान में हो रहा है कि हुकूमत सूद के बगैर कर्जा देगी ताकि गरीब घराना अपना घर बना सके। और सबसे ज्यादा जो मुझे फख्र है आज, नौजवानों, सबसे ज्यादा फख्र मुझे इस चीज पे है कि पाकिस्तान में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, हेल्थ इंश्योरेंस, सारे खानदान जितने सूबे हमारे नीचे हैं, पंजाब, पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान, हर शहरी को हम इंशाल्लाह हेल्थ इंश्योरेंस देने लगे हैं, जो कि जनवरी से शुरू हो जाएगी सारे पंजाब के अंदर, हर खानदान के लिए। और इससे यह होगा कि किसी घर में भी बीमारी हुई तो 7 लाख से 10 लाख रुपए किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकेंगे। ये मैं हमेशा समझता था जब शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बना रहा था कि अल्लाह ने मुझे कभी भी मौका दिया। शौकत खानम कैंसर क्यों बनाया था हॉस्पिटल? क्योंकि कैंसर का इलाज सबसे महंगा है। जब मेरी वालदा को कैंसर हुआ तो मुझे एहसास हुआ इस चीज का, तो सोचा कि गरीब लोग कैसे अपना कैंसर का इलाज करवा सकते हैं, इसलिए शौकत खानम बना था। और तभी मैंने इरादा किया था कि अल्लाह ने मुझे कभी भी मौका दिया तो सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस लेके आएंगे कि गरीब से गरीब घराना में भी अगर मुश्किल वक्त आता है तो उनके पास कार्ड हो, किसी भी अस्पताल में जाके अपना मुफ्त इलाज करवा सके। अब मैं आजकल, क्योंकि आपको पता है टेप्स की बात हो रही है, तो मैं भी टेप्स की बात कर ही दूं। टेप्स निकल रही हैं, जनाब जजेस के नाम आ रहे हैं। तो नौजवानों, एक चीज आपने समझनी है, 25 साल पहले मैंने जब पॉलिटिक्स में आया था तो मैंने तब कहा था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। ये टेप्स जो हो रही हैं, ये जो सारा ड्रामा है, अब आप समझें कि ये मसला है क्या मुल्क का। जिस मुल्क के अंदर उनका सरबरा, प्राइम मिनिस्टर और वजीर चोरी शुरू कर दें, मुल्क के पैसे को चोरी करके बाहर ले जाना शुरू कर दें, और वो बाहर क्यों ले जाना चाहते हैं, क्यों ले जाना पड़ता है? क्योंकि अगर मुल्क में पैसे रखेंगे तो नजर आ जाएंगे लोगों को, इसलिए उनको बाहर भेजना पड़ता है। तो दुगना नुकसान मुल्क का करते हैं। तब से मैं कह रहा हूं कि कौमें गरीब इसलिए नहीं होती कि उधर वसाइल की कमी है। कौमें गरीब इसलिए होती हैं कि जब उनके अपने सरबराह, उनके प्राइम मिनिस्टर, वजीर, जब वो मुल्क का पैसा चोरी करते हैं, वो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अब यह हुआ क्या है, जरा ये आपने समझना है केस क्या है। पैनामा 2016 में पैनामा केस आया। वो पैनामा केस में क्या चीजें निकली? दुनिया में जिन लोगों ने अपना पैसा छुपा के ऑफशोर अकाउंट्स में रखे हुए थे, उनके नाम आ गए। उनमें से एक नाम आ गया
کہ جناب جو 4 لندن کے اندر اربوں روپے کے مہنگے ترین علاقے میں فلیٹ ہیں، ان کی مالکہ مریم صفدر تھی. ادھر سے شروع ہوئی بات. اس کے بعد عدالت میں کیس گیا. اس کے بعد جے آئی ٹی بنی. اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں آیا اور فیصلہ کیا گیا کہ نواز شریف کو سزا ہو گئی. اب بجائے یہ کہ آپ صرف یہ بتا دیں عدالتوں کو یا پاکستانیوں کو کہ پیسہ آیا کدھر سے یہ لندن 4 بڑے بڑے فلیٹ لینے کے، بجائے یہ بتائیں پہلے کیوں نکالا، عدلیہ کو برا بھلا، پھر اس کے بعد پاکستانی فوج کو برا بھلا. میں تو خیر برا بھلا ہوئی، مجھے تو وہ کہتے ہیں بہت ظالم ہوں میں، تو سب کو برا بھلا. بھئی آپ جواب دیں کہ آپ نے یہ 4 فلیٹ لیے کدھر سے. ساری چیزیں کہہ رہی ہیں لیکن جواب نہیں دے رہے ہیں. میرے اوپر انہوں نے کیس کیا، سپریم کورٹ میں لے کے گئے. میرا بھی لندن میں فلیٹ تھا. میں نے سپریم کورٹ میں ایک ایک چیز کی 40 سال پرانے کانٹریکٹس کے میں نے کاغذات دیے، جبکہ میں تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا، میں تو ایک کھلاڑی تھا. اس کے باوجود جو عدالت نے میرے سے رسیدیں مانگی میں نے ان کو دی. 10 مہینے لگے. میں نے کیوں، اور انہوں نے ابھی تک جب انہوں نے عدالت میں پوچھا، پہلے اسمبلی میں جھوٹ بولا یہ ہیں جی دستاویزات، وہ فراڈ نکلے. پھر قطری خط آ گیا، وہ فراڈ نکلا. پھر کلبری فونٹ آ گئی، وہ بھی فراڈ نکلی. اس کے ابھی تک ایک کاغذ نہیں یہ بتا سکے کہ 4 لندن کے فلیٹ کس پیسے سے خریدے گئے ہیں، کیونکہ چوری کا پیسہ تھا. اب سارے پاکستان کے اداروں کو برا بھلا. لیکن جو مجھے افسوس ہے، اور میں یہ آخر میں آپ سے سب سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ آخری بات ہے، یہ سمجھ جائیں. افسوس کس چیز کا ہے کہ ایک لاہور میں فنکشن ہوتی ہے، ادھر چیف جسٹس کو بلایا جاتا ہے، سپریم کورٹ کے ججز کو بلایا جاتا ہے. ادھر کون تقریر کرتا ہے؟ جو آدمی سپریم کورٹ نے جس کو کنوکٹ کیا ہوا ہے، جو جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے، وہ تقریر کر رہا ہے. میرے نوجوانوں، ایک میری بات سن لیں آپ. قوم کبھی ختم نہیں ہوتی پیسہ چوری صرف کرنے سے. قومیں پھر ٹھیک ہو جاتی ہیں، پیسہ پھر بنا لیتی ہیں. لیکن قوم تب تباہ ہوتی ہے جب چوری کو برا نہیں سمجھا جاتا. جب ایک قوم کی اخلاقیات ختم ہوتی ہے، قوم ختم ہو جاتی ہے. مولانا رومی نے کسی نے پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے؟ مولانا رومی نے کہا جب وہ قوم، انہوں نے 2 درختوں کی مثال دی، ایک خوشبودار درخت اور ایک بدصورت. کہتا جب ان میں فرق ختم کر دیتی ہے، اچھے برے کی تمیز ختم کرتی ہے، قوم مر جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست بنائی تھی، اس کی بنیاد رکھی تھی اچھے کو اچھا کہو اور بدی کو ختم کرو. اچھے کو امر بن معروف، بڑا قرآن کی آیت کہ ہمارے اوپر فرض کر دیا کہ اچھے کو اچھا کہو، برے کو برا کہو. جب تک ایک قوم کی اخلاقیات قائم رہتی ہے، وہ قوم کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. جاپان، 2 ایٹم بم گرے جاپان کے اوپر، 10 سالوں میں جاپان پھر کھڑا ہو گیا. ایٹم بم بھی تباہ نہیں کر سکا کیونکہ ان کی اخلاقیات قائم تھی. جو مدینہ کی ریاست کی بنیاد اخلاقیات پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، اس کے بعد خوشحالی آئی تھی. تو میرے پاکستانیوں، یہ میں آپ سب کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ یہ قوم وہ قوم بننے جا رہی ہے جو آپ ابھی تصور نہیں کر سکتے. اللہ نے اس قوم کو سب کچھ دیا ہے, ٹیلنٹ دیا ہے. یہی نوجوان باہر جاتے ہیں, ایک سے ایک بڑا کام کر دیتے ہیں. ہمارا سسٹم کیونکہ کرپٹ کیا ہوا تھا, اس کی وجہ سے تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے سسٹم کو ٹھیک کرنے میں. لیکن مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ عظیم قوم بنے گی. لیکن ایک چیز میں یہ بھی جو آخر میں آپ کو کہا کہ یہ بھی میرے ذہن میں ہے کہ کبھی بھی جب تک ہم اپنے اخلاقیات, ہم اپنے مورل سٹینڈرڈز اوپر نہیں اٹھائیں گے, ہم وہ ادھر نہیں پہنچ سکتے جدھر ہمیں پہنچنا چاہیے. اس لیے میں نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, ان کی سیرت سے سیکھ کے, ان کے کیریکٹر کو اپنی زندگیوں پہ, اس پہ عمل کریں ہم. یعنی اپنی زندگی میں لے کے آئیں. ہم عاشق رسول ہیں سب, ہم ان سے پیار کرتے ہیں, لیکن جو ان کی سیرت ہے وہ اپنی زندگی پہ لاگو نہیں کرتے. اور صرف یہ ہمارا مقصد ہے کہ اپنے اسکول کے بچوں سے شروع کریں, ان کو ان کی زندگی سے سکھائیں, کیریکٹر بلڈنگ کریں, کیونکہ عظیم قوم کا عظیم کیریکٹر ہوتا ہے. عثمان, میں آخر میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ایک زبردست آپ نے یہ جو پروگرام کیا ہے. وزیر اعظم عمران خان کامیاب جوان کنونشن سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کامیابی کی پہلی سیڑھی محنت ہے, اور جب آپ مسلسل محنت کرتے ہیں تبھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. مشکل وقت میں ہمت ہار جانے سے کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی. انہوں نے کہا کہ جب میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تو مجھے بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. بہت سارے مقامات ایسے آئے جب لوگوں نے کہا کہ